हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? आप लोग का एग्जामिनेशन बहुत करीब है, फिर भी घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि बड़ी लंबे अरसे से हम लोग इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उसी टारगेट पॉलिटेक्निक में जो टारगेट पॉलिटेक्निक का आपका क्लास चल रहा था कंटिन्यू ऑनलाइन ऑफलाइन 2023 के एग्जामिनेशन पर्पस के लिए, आपको जो फिजिक्स का एक मॉडल पेपर हम आपके बीच लेके आए हैं, मॉडल पेपर नंबर 11। और बेटा इसमें लिखा हुआ है यही प्रश्न आएगा, बड़ी सोच समझ के लिखा गया है, क्योंकि इसमें आपको जो क्वेश्चंस डाले गए हैं, जो भी क्वेश्चंस इसमें डाला गया है वो बहुत सोच समझ के तब इसमें डाला गया है। रिपीटेड क्वेश्चन तो होता ही है, जो क्वेश्चन रिपीटेड होता है वो होता ही है, लेकिन रिपीट किस हिसाब से किया जाता है उसका भी एक कैलकुलेशन किया गया कि क्वेश्चन जो आपके रिपीट किए जाते हैं वो किस हिसाब से किए जाते हैं। तो उसके हिसाब से आपको देखा गया तो पता चला कि ये सब क्वेश्चन इतना पहले इस दशक में पूछा गया था, जो बार बार कंटिन्यू रिपीट करता है, तो इतना साल बैक लेके यहाँ से क्वेश्चन उठाता है। और संभावना ये है कि उस दौर के हिसाब से अभी ये क्वेश्चन को डाला जाना चाहिए। जो ये कर गया सरकारी कॉलेज ले गया, यानी जो भी बच्चा इसको कंप्लीट कर जाएगा उसको सरकारी कॉलेज हासिल हो जाएगा, ऐसा हम आपको विश्वास दिला रहे हैं। तो आप इस लेक्चर में याद रखिएगा, अभी जो हम जितने भी लेक्चर आपको इसका प्रोवाइड किया जा रहा है उसमें लास्ट में कुछ ना कुछ आप देखिएगा तो हम ऐड करते हैं, लास्ट में कुछ ना कुछ हम हाथ से लिख के ऐड करते हैं। कारण यह है कि जो क्वेश्चन देने के बाद हमको जो लगता है कि ये सब क्वेश्चन भी ऐसा होना चाहिए जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर सेट में 1 2 4 डाल देना चाहिए, क्योंकि 1 2 4 सेट में क्वेश्चन आपको ऐसा डाला ही रहता है, क्योंकि वही क्वेश्चन आपको रिजेक्शन का काम करता है, जो क्वेश्चन हम प्रत्येक सेट में लास्ट में इंक्लूड करके लाते हैं। तो अंत में यहाँ भी देखिएगा बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। तो बेटा इस लेक्चर में ये जो आपका फिजिक्स का अभी हम मॉडल पेपर देने जा रहे हैं, इस मॉडल पेपर का क्या कहानी होगा उसके विषय में ज़रा हम आपको समझा दें तो समझ में आएगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें आपको कुछ क्वेश्चन अभी तक जितने भी सेट दिए गए हैं उससे बिल्कुल अलग होगा, बिल्कुल अलग होगा। जो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है अभी तक जितना भी सेट बनाया है उससे बिल्कुल अलग होगा। इसमें आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस जो लिए गए हैं, जो आपको ज़्यादातर क्वेश्चन है वो आपको न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। आपको लगभग इस सेट का 50 से 60% प्लस क्वेश्चन सब सेट से अलग होगा। 60% क्वेश्चन जो है वो आपको सब सेट से अलग होगा। सारे सेट से क्या होंगे, अभी तक जितने भी सेट पढ़ाए हैं सारे सेट से अलग क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल अलग क्वेश्चन होंगे, आपको दिखाई देगा। हम इस टॉपिक के माध्यम से आपको पुराना बहुत सारे कॉन्सेप्ट जिसको रिवाइज नहीं किए हैं, अभी तक जिसको रिवाइज नहीं किए थे, अभी तक जिसका रिवीजन नहीं किए थे, ठीक है, वो सारा टॉपिक हम इसमें रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। क्या करने की कोशिश करेंगे? रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिक अलग टाइप के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल का लिया गया है, आपको 60% अलग सारे सेट से बिल्कुल अलग कर दिए हैं, क्योंकि एक ही चीज़ बार बार देखते देखते खाते खाते मन उब जाता है। वैसे ही आपको आपका अभी तक जितने भी रिवीजन टॉपिक जो हम करवाए थे उससे अलग जो भी छूटा बढ़ा टॉपिक था उस सबको इसमें इंक्लूड किए हैं, और जो बचेगा उसको आगे हम फिर कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल शांति से इत्मीनान से आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन अभी तक जितना सेट बताए हैं एक भी बार ये क्वेश्चन नहीं आया होगा। मैंने पहले बताया है और शुरुआत किए हैं पहला क्वेश्चन से। क्या कहता है? 60 डिग्री के कोण पर आनत 2 समतल दर्पणों के बीच जब एक वस्तु को रखा जाता है तो बनने वाली प्रतिबिंबों की संख्या होगी। मैंने आपको बताया था फॉर्मूला भी बताया था कि नंबर ऑफ इमेजेस जो होंगे जब आपका 2 दर्पण को
आपका दो दर्पण को 60 डिग्री या किसी एंगल पर रख दिया जाता है, यानी दो दर्पण को, दो मिरर को किसी एंगल के एलोंग सजा दिया जाता है, रख दिया जाता है, और उसके बाद जब आप उसके सामने खड़े होते हैं तो आपका कितना इमेज बनेगा। मैं एक एग्जांपल आपको दे दूं कि आप अगर सैलून में जाते होंगे तो सैलून में जब आप बैठते हैं तो वहाँ पर इमेज को एंगल के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है, ताकि आप बैठते हैं तो आपको बहुत दूर तक नजर आता है, बहुत सारे यहाँ नजर आइएगा, ऊपर ऐसे 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 ऐसे, आपको लगेगा कि अनंत तक बहुत इमेज आपका बन रहा है। इसी फेनोमेना से बनता है, ये जो विधि बताने जा रहे हैं इसी से बनता है। तो नंबर ऑफ इमेजेज यानी प्रतिबिंबों का जो संख्या होगा, नंबर ऑफ इमेजेज यानी प्रतिबिंबों का जो संख्या होगा, वो प्रतिबिंबों का संख्या क्या होगा वही आपको बताने जा रहे हैं। प्रतिबिंबों का जो संख्या इसमें आपका दिया जाएगा, वो अगर एंगल, तो दो मिरर दिया हुआ है, दोनों को 60 डिग्री पर रखा गया है, तो हमारे पास अगर थीटा डिग्री पर रखा गया तो हमारे पास फार्मूला होता है 360 डिग्री अपॉन थीटा माइनस 1। हमने नोट करके आपको बताया है कि मिरर के सामने अगर हम 5 के रफ्तार में जाते हैं तो इमेज हमारा 10 से भागता है। ऐसे बहुत सारे नोटेबल पॉइंट आपको दिमाग में स्टोर करने के लिए हम बोले थे कि लॉक कर लीजिए। जब हम बता रहे हैं तो बोले थे कि आप दिमाग को खोल लीजिए, और जैसे ही हमारा बताना खत्म होगा सीधे शटर को बंद कर लीजिएगा, लॉक करके रखिएगा, जब आवश्यकता होगा तब खोलिएगा। तो इस टॉपिक में आपको हम खोलने के लिए कह रहे हैं, अपने दिमाग को, अपने भेजा को खोलिए और दिमाग लगाइए। तो क्या होगा, तो आपको दिया हुआ है ऐसा क्वेश्चन, आपको इससे पहले एक भी नहीं करवाया गया है, ये भी क्वेश्चन पूछता है, आप तुरंत शॉक कर जाइए, क्योंकि इसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, बस छोटा सा चीज़ है, आप कुछ भी नहीं जानिएगा तो सही बनाइएगा। कैलकुलेशन में कहीं कोई प्रेशर नहीं है। तो थियोरटिकल कॉन्सेप्ट से जो क्वेश्चन आएगा, जब आपको जानकारी में होगा तो 110% सही होगा, नहीं जानकारी में होगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं उसके साथ, ठीक है। कहीं से कोई दिमाग आप नहीं लगा सकते हैं। तो आपका क्या होगा, 6 - 1 बराबर कितना, 5। तो अगर दो समतल दर्पण को 60 डिग्री के कोण पर रख दिया जाता है, दो समतल दर्पण को 60 डिग्री के कोण पर रख दिया जाता है, तो आपके जो इमेज बनेंगे वो 5 बनेंगे। अब मान लो दो अवतल दर्पण है, उसको 90 डिग्री के कोण पर रख दिया जाए, तब कितना बनेगा। अगर थीटा का मान 90 डिग्री हो तब कितना बनेगा, तो 360 अपॉन 90 - 1 हो जाएगा, यानी कितना, तब आपका कितने इमेज बनेंगे। हम इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको जनरेट करके दिखा रहे हैं। 4 - 1 बराबर कितना, 3, तब आपका 3 इमेज बनेगा, ठीक है। अगर उसको 180 डिग्री पर रख दिया जाता है तब आपको कितने इमेज बनेंगे, तो 360 अपॉन 180 - 1, यानी तब आपको कितना बनेगा, तो 380, यानी एक गो दर्पण हो जाएगा दोनों, तो एक गो इमेज बनेगा। कितना बनेगा, मात्र आपका ये आपका 2 - 1 बराबर कितना, आपको सिंगल इमेज बनेगा। अगर 30 डिग्री पर रख दिया जाता है तो कितना बनेगा, 360, और 30 डिग्री पर आपको दो प्लेन मिरर को रख दिया जाता है, तब आपको कितना बनेगा, तो 12 - 36, यानी 11 गो इमेज बनेगा। अगर 20 डिग्री पर रख दिया जाता है तब आपको कितना बनेगा, 20 डिग्री पर अगर रख दिया जाता है तब आपको कितना बनेगा, तो 18 - 1, यानी 17 गो इमेज बनेगा। अगर 10 डिग्री सेल्सियस पर दो प्लेन मिरर को रख दिया जाता है, ध्यान से देखिएगा, आज के बाद ये क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, 10 डिग्री पर अगर रख दिया जाता है तब आपका कितना बनेगा, तो 35 गो इमेज बनेगा। अगर 5 डिग्री सेल्सियस पर रख दिया जाता है तब कितना बनेगा, सो देखिएगा, 5 डिग्री पर दो प्लेन मिरर को रखा जाएगा तब कितना बनेगा, तो 5 × 7 = 35, 5 × 2 = 10, यानी 71 गो इमेज बनेगा। यानी नंबर ऑफ इमेजेज आपको बढ़ाने होंगे। इससे ये पता चला कि नंबर ऑफ इमेजेज आपको बढ़ाना होगा तो थीटा का मान क्या करना होगा, घटाना होगा। तो जितना कम कोण पर दो प्लेन मिरर को रखा जाएगा उतने ज़्यादा संख्या में आपको प्रतिबिंब प्राप्त होंगे। तो ये क्वेश्चन इससे पहले आपको कभी करवाया नहीं गया था, और ऐसा क्वेश्चन अगर बाय द वे आपसे पूछता है या कभी भी पूछा गया होगा, जैसा कि पूछा गया है तभी हम लेके आए हैं, तो जितने बार पूछे गए होंगे, तो आपको जितना बार पूछा गया होगा लगभग हमने सारे क्वेश्चन और सारे थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट को टच कर लिया। आपको इससे क्वेश्चन छूटने वाला अब नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा, बहुत यूनिक टाइप का चीज़ था। दूसरा चीज़ देखिए, अभी क्या था, यदि आवर्धन कांच दिया हुआ है, कांच का आवर्धन कांच दिया हुआ है का फोकस दूरी आपको दिया हुआ है, यानी आपका म्यू का आवर्धन कांच है, जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव आपका क्या दिया हुआ है, ग्लास दिया हुआ है, एक रिफ्रैक्टिव ग्लास जिसका फोकस दूरी आपको 2.5 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। तब यह एक वस्तु को आवर्धित करता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको कहता है
कि कोई आपका रिफ्रैक्टिव, ये भी क्वेश्चन आपको पहली बार करवा रहे हैं, इससे पहले एक बार भी अभी तक आपको ये क्वेश्चन नहीं करवाया गया होगा। कहता है कि एक आवर्धन कांच है जिसका फोकस दूरी 2.5 सेंटीमीटर दिया गया है। कितना दिया हुआ है? फोकस दूरी इतना दिया हुआ है, तब यह वस्तु को आवर्धित कर सकता है। ये वस्तु को आवर्धित करेगा तो म्यू से करेगा, तो म्यू का मान क्या होगा वो आपको बताना है। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है बेटा, म्यू बराबर 1 + d/f होता है, 1 + d/f, यानी ये आपका लिस्ट डिस्टिंक्ट विजन ऑफ नॉर्मलाइज होता है। लिस्ट डिस्टिंक्ट समझाते हैं अभी क्या होता है, विजन ऑफ नॉर्मलाइज। विजन ऑफ नॉर्मलाइज समान दूरी, यानी समान आँख जो होता है उससे समानता स्पष्ट रूप से कितने दूरी के वस्तु को देख पाते हैं, वही आपका दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? यानी समान आँखों से समानता समान दूरी पर रखा गया, कितने समान दूरी पर रखा गया वस्तु को समान रूप से देखा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि 25 सेंटीमीटर होता है। तो आपको f पता है, d आपको कितना हो गया 25 सेंटीमीटर, और f का मान कितना दिया हुआ था 2.5 सेंटीमीटर। इसको उड़ा दीजिएगा, 25 दाही के इतना यानी क्या 11। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको कितना आ जाएगा, 11 गुना इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा। कितना गुना बढ़ जाएगा? इसका 11 गुना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये वस्तु को म्यू से कितना से आवर्तित करेगा, तो म्यू से आवर्धन की क्रिया या आवर्तित ये कितना गुना कर सकता है, 11 गुना कर सकता है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपको इससे पहले नहीं करवाया गया था। तो फोकल लेंथ जैसे जैसे हम चेंज करेंगे, फोकल लेंथ का मान जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे, वैसे वैसे म्यू का मान बेटा क्या होगा, घटने का काम करेगा। तो फोकल लेंथ आपका 2.5 था, इसको 1.5 कर दीजिएगा, तो आपको डिस्टिंक्ट, ये तो आपका फिक्स होता है, डिस्टिंक्ट डिवीजन 25 ही होगा। तो बचा क्या हमारे पास, 1 भी फिक्स हो गया। तो बहुत सारे क्वांटिटी तो ऑलरेडी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट। बचा क्या, एफ। तो एफ आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया एम के, या 1/m के। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा कि म्यू जो हो गया वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया 1/f के। f का मान बढ़ाइएगा तो म्यू का मान क्या होगा, घटेगा, म्यू का मान घटेगा। तो ये आपको ध्यान में रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपको पहली बार डिलीवर किया जा रहा है, ऐसा भी क्वेश्चन आपको पूछता है। हालांकि कॉन्सेप्ट हम पूरा थियोरटिकल का आपको लाइट में आ चुके हैं, वहाँ जाके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि मानव आंख को दिखने वाली प्रकाश का तरंगदैर्घ्य। तो मैंने बताया था कि वेवलेंथ जो होता है, जो नॉर्मल आइज विजन का होता है, वो 3600 एंगस्ट्रम से लेके 7600 एंगस्ट्रम के बीच होता है। 3600 एंगस्ट्रम से लेके 7600 एंगस्ट्रम के बीच होता है। इसको लगभग हम लोग क्या लिखते हैं, 7600 एंगस्ट्रम के बीच होता है। ये आपको नॉर्मल, और नॉर्मली बुक में देखिएगा कहीं कहीं तो आपको ऐसा लिखा हुआ रहता है कि 4000 एंगस्ट्रम से लेके लगभग राउंड फिगर में हम लोग 8000 एंगस्ट्रम तक के लाइट को 8000 एंगस्ट्रम तक के लाइट को देखते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि 4000 एंगस्ट्रम यानी 10⁻⁻10 से लेके कितना 8000 एंगस्ट्रम यानी 8000 × 10⁻⁻10 मीटर के करीब के लाइट को हम आसानी से देख पाते हैं। ठीक है, अब आपको नैनोमीटर में दिया हुआ, तो नैनोमीटर का मतलब 10⁻9 होता है। इसका मतलब ये हो गया कि 4⁻5 को सुनना × 10 कितना -9 × 10⁻⁻9 यानी 4000 से लेके 6000 के बीच। तो आपको 4000 के 6000 ये आपका एंगस्ट्रम में दिया हुआ है। अब इसी चीज़ को हम क्या करेंगे, नैनोमीटर में चेंज कर लेंगे। तो 1 नैनोमीटर जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है। कितना मीटर के बराबर होता है, 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है। जैसे ही इसको नैनोमीटर में आप चेंज कीजिएगा एंगस्ट्रम को, और यहाँ पर आपका एक एंगस्ट्रम बराबर क्या होता है, 10⁻10 मीटर होता है। इसको आप लिख सकते हैं 10⁻9 गुने क्या 10⁻−1। ठीक है, अब यहाँ से आ जाएगा तो 1 एंगस्ट्रम अपॉन कितना हो गया, ये आपका हो गया 10 बराबर कितना हो जाएगा 10⁻−9। और 10⁻−9 को हम लोग क्या लिखेंगे, 1 नैनोमीटर लिख सकते हैं। तो ये कितना हो गया 0.1 एंगस्ट्रम हो गया, 0.1 एंगस्ट्रम के बराबर। तो 1 नैनोमीटर जो आया यहाँ से हम प्रूव किए तो 0.1 एंगस्ट्रम के बराबर आ गया, 0.1 एंगस्ट्रम के बराबर आ गया। तो 1 नैनोमीटर इतना के बराबर है। तो आपको करना क्या होगा, तो आपको नैनोमीटर में इसको चेंज करना होगा। जैसे ही एंगस्ट्रम दिया हुआ तो एंगस्ट्रम को नैनोमीटर में चेंज कीजिएगा, तब आपका 1/10 का जो वैल्यू आएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं 400 नैनोमीटर से लेके
कहाँ तक, 600 नैनोमीटर के बीच का जो लाइट होगा उस लाइट को आप आसानी से देख सकते हैं। 400 से 600 के बीच का आपको दिखाई दे रहा है, 400 से 800 के बीच का, कहाँ 400 से लेके 800 नैनोमीटर। तो 800 तो बहुत ज़्यादा हो गया, यहाँ 76 था, इसको राउंड फिगर में 8 माने थे, तो 400 भी अप्रॉक्सीमेटली। तो आपका इन दोनों में जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो 600 होगा, क्योंकि 800 नहीं जाएगा, 760 ही जाएगा। कितना जाएगा एग्जैक्ट में, 760 ही जाएगा। तो ये भी आपका बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन था। आपने जब कभी भी पढ़ा, कहीं भी किताब में लिखा हुआ था तो वह एंगस्ट्रम में लिखा हुआ था, लेकिन आपका बुक यूनिट को चेंज करके भी पूछ देता है, ठीक है, एग्जामिनेशन में। तो वहाँ पर धड़फड़ाना और घबराना नहीं है, आसानी से आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या कहता है, एक अभिसारित लेंस का अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है, यानी म्यू का मान कितना दिया हुआ है, 1.6 दिया हुआ है। वायु लेंस की फोकस दूरी, जो वायु लेंस है यानी हवा में जो लेंस रखा गया है वायु का बना हुआ, उसका फोकल लेंथ बेटा दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कहता है कि पानी में डूबने पर लेंस का फोकस दूरी क्या होगा। जैसे ही इसको हम पानी में डेंसर मीडियम में डालेंगे तो पानी में डालने पर इसका फोकस दूरी बढ़ जाएगा, डालने पर क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका बढ़ जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो 20 सेंटीमीटर पहले था, अब इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, 20 सेंटीमीटर से अधिक हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आवर्तांक का मान भी क्या हो जाएगा, इसका आवर्तांक का मान भी बढ़ जाएगा। नहीं, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या था हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये छूटा हुआ क्वेश्चन था क्या, एक सेकंड रुक जाओ। ये था, कर लिए, ये कर लिए, ये कर लिए। हाँ, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन कहता है आँख का लेंस दृष्टि पटल पर जिस प्रतिबिंब का निर्माण करता है वह होता है। तो बेटा आँख का इमेज कहाँ बनता है, तो रेटिना पर बनता है। आँख के विषय में हम तुमको पढ़ाए हैं कि आँख के बहुत सारे, आँख में आई स्कल्स पाए जाते हैं, रेटिना पाए जाते हैं जहाँ इमेज बनता है, आइरिस होता है, पुपिल होता है, कॉर्निया होता है, सिलियरी मसल्स होते हैं, एक्वस ह्यूमर होता है, विट्रस ह्यूमर होता है, आई लेंस होते हैं, ठीक है। तो ये सब पार्ट होता है, सबका अलग अलग फंक्शन होता है। अगर आप नहीं जानते होंगे तो हम पूरा पढ़ा चुके हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को आप देखिएगा, जैसे ही ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे जाइएगा, लेक्चर पर टाइप कीजिएगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बाय शारदा क्लासेज, तुरंत आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगा। और पूरा लेक्चर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का पूरा कहानी, इतना ही नहीं, आंख में कौन सा डिजीज होता है, मायोपिया होता है, हाइपरमेट्रोपिया होता है, प्रेसबायोपिया होता है, एस्टिग्मेटिज्म होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, कलर ब्लाइंडनेस होता है, ये सब पढ़ाए हैं। आपका जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आते हैं, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आपका माइक्रोस्कोप हो गया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गया, सिंपल माइक्रोस्कोप हो गया, स्ट्रेटोस्कोप हो गया, टेलीस्कोप हो गया, ये सारा का कहानी एक एक करके आपको वहाँ पढ़ा दिया गया है। वहाँ आप जाइएगा तो सब चीज़ मिल जाएगा। तो कहता है आँख पर ऑप्टिक नर्व भी होते हैं। तो आँख पर जो बेटा इमेज बनता है वो आपका रियल इमेज बनता है रेटिना पर, और उल्टा बनता है। रियल इमेज बनता है और लेटरली इन्वर्टेड बनता है। जैसे आईना में हमारा इमेज बनता है, उल्टा बनता है, दायां बायां दिखाई देता है, बायां दायां दिखाई देता है। तो वास्तविक इमेज वहाँ पर, यहाँ पर तो वर्चुअल इमेज बनता है आईना के सामने, लेटरली इन्वर्टेड बनता है, तो इन्वर्टेड यहाँ पर बनता है। लेकिन रियल इमेज उस इमेज को बोलते हैं वास्तविक इमेज, जो आपका स्क्रीन पर बनता है, जैसे आप टीवी पर देखते हैं, जैसे आप मोबाइल पर देख रहे होंगे। जब आप शारदा क्लासेस का लेक्चर मोबाइल पर देख रहे होंगे, हम पढ़ा रहे होंगे, हम लिख रहे होंगे, तो वहाँ पर हमारा और हमारे द्वारा लिखा हुआ चीज़ है, उसका आपका रियल इमेज बन रहा होगा। कैसा इमेज बन रहा होगा, रियल इमेज बन रहा होगा। लेटरली इन्वर्टेड इमेज आपका यहाँ पर लेटरली इन्वर्टेड, जो ऑप्टिक नर्व के माध्यम से ब्रेन को सूचना देता है, और ब्रेन वो लेटरली इन्वर्टेड इमेज को क्या करता है, सही करके बताता है कि क्या होना चाहिए। जैसे आप कहीं जाते हैं और देखते हैं, तो देखने के बाद आपको अगर सांप नज़र आता है, तो सांप का वहाँ जो इमेज बनेगा वो आपका दिखाई तो सांप ही देगा, वास्तविक इमेज बनेगा, लेकिन उल्टा बनेगा। वो इमेज को किसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ऑप्टिक नर्व से ब्रेन को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ब्रेन उसको क्या करता है कि ब्रेन जैसे कंप्यूटर में कुछ डालते हैं तो कुछ देर तक उसको एडजस्ट करता है, तो ब्रेन उसको रिजॉल्व करता है। रिजॉल्व करने के बाद समझ जाता है कि सांप है, तो तुरंत पैर को आदेश देता है और कहता है कि यहाँ से क्या हो जाइए, 9 2 11 हो जाइए। 3 2 5 नहीं हुए, 3 2 5 कब होता है आदमी,
3 2 5 कब होता है? जब छोटी सी गलती होती है। यहाँ पर तो जान पर आ बनी है ना, तो सीधे 9 2 11 हो जाना है। यानी 9 2 11 कहने का मतलब क्या कि 2 कदम को ऐसे बढ़ाइए कि 11 कदम के बराबर हो जाए और सीधा 9 2 11 वहाँ से हो जाना चाहिए। तो कहता है कि कैसा बनाएगा? तो वास्तविक बनाएगा, रियल बनाएगा और प्रतिलोमित बनाएगा। ठीक है, ये कहानी था, ये सिंपल क्वेश्चन था। अब कहता है यदि किसी, सारा क्वेश्चन आपको यूनिक, ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं करवाया गया है, इससे पहले कोई भी सेट में ऐसा क्वेश्चन नहीं था। यदि किसी उदासीन बाल का 10,000 एंग्स 10,000 यदि किसी उदासीन बाल से 10,000 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाते हैं, 10,000 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेते हैं, तो संपत्ति इसका आवेश है। यानी अब इसके पास कितना आवेश बचेगा? तो बेटा हमारे पास एक होता है फॉर्मूला, या चार्ज का प्रॉपर्टी होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या होता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एक प्रॉपर्टी होता है। वो क्या होता है? क्वांटाइजेशन Q बराबर NE होता है। Q बराबर क्या होता है? NE। अब हमको चार्ज निकालना है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया हुआ है? तो 10,000 इलेक्ट्रॉन आपके बाल से बाहर निकल जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? तो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम होगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 10 पे पावर कितना हो जाएगा? ये 10 पे पावर 4 हो जाएगा, गुने 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 कूलम हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 कूलम और प्लस 4 कूलम बराबर कितना हो जाएगा? 1.6 इंटू 10 पे पावर -15 कूलम के बराबर हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। है कहीं दिया हुआ? तो ये भी आपको ऐसा क्वेश्चन था, लेकिन इस स्टेटमेंट में ऐसे निकाला हुआ क्वेश्चन नहीं था, लेकिन ऐसे करके भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? कहता है एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, दोनों का विभवांतर समान है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ प्रोटॉन आपको दिया गया है, सेम है, से होकर त्वरित किया जाता है, यहाँ से एक्सेलरेट किया जाता है। ठीक है, तब आपका पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन से इसका गतिज ऊर्जा पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। तो ये आपका बहुत ही खूबसूरत और अच्छा सा क्वेश्चन है। अब फटाफट बताइएगा, ऐसा क्वेश्चन शायद को आपको लग रहा होगा कि रियली में सर ऐसा क्वेश्चन आपने नहीं करवाया था। तो हमारे पास क्या आएगा कहानी? तो इसका जो एनर्जी होगा E बराबर क्या होता है? QV होता है, और ये आपको ½ mv² के बराबर होता है। ठीक है, तो दोनों पर चार्ज बेटा देखो, तो E बराबर QV एनर्जी का फॉर्मूला, चार्ज आपका क्या होता है? तो चार्ज जो आपका इलेक्ट्रॉन पर होगा वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा, और प्रोटॉन पर जो चार्ज होगा वो आपका पॉजिटिव होगा, लेकिन चार्ज दोनों पर क्या होगा? बिल्कुल समान होगा। चार्ज आपको क्या हो जाएंगे? दोनों पर समान हो जाएंगे। Q भी समान हो गया, और ये आपका भी जो दिया हुआ है पोटेंशियल, वो वोल्टेज, यानी दोनों पर ये भी समान है। अब हमको निकालना क्या है? तो ये दोनों समान हो गया, तो मेरे पास बचा क्या? वेलोसिटी में ½ mv² बराबर आपको क्या आ गया? ½ mv² बराबर E आ गया। समान है तो हमने E को ले लिया, चाहे E को ले लो या फिर इसी के जगह पर आपको Q और V को ले लो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये दोनों का समान है तो ऊपर वाला समान हो गया। अब यहाँ से हमारे पास वेलोसिटी निकालना है, तो mv² जो हो जाएगा वो 2E के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर? 2E के बराबर। अब मास जो होगा इलेक्ट्रॉन का वो क्या होगा? देखिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 10 कितना? -31 kg होता है। और मास जो प्रोटॉन का होता है वो 1.73 इंटू 10⁻27 क्या? -27 kg के बराबर होता है। मास ऑफ प्रोटॉन जो होगा वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के से बड़ा होगा। तो अब मान लीजिए मास बड़ा है, और यहाँ पर वेलोसिटी जब निकालिएगा, इसके बाद यहाँ से वेलोसिटी जब निकालिएगा यहाँ से, तो v² बराबर क्या आ जाएगा? 2E, E तो दोनों में सेम है, अपॉन m आ जाएगा। यानी v² जो होगा या v जो होगा वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा m से, यानी जिसका मास आपका ज़्यादा होगा उसका वेलोसिटी आपका कम होगा, और जिसका मास कम होगा उसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा। मास किसका कम है? तो मास आपका इलेक्ट्रॉन का कम है।
तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका कम है, इसका मतलब वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन का होगा वो ज़्यादा होगा। आप समझ में आया? ये भी क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आपको इससे पहले नहीं करवाया गया था, पहली बार ये क्वेश्चन करवा रहे हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या बताना चाह रहे हैं इस सेट के माध्यम से। तो बहुत ही यूनिक टाइप का और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको प्रत्येक सेट में 1-2 क्वेश्चन डाला जाता है जिससे बच्चा कंफ्यूज करे और रिजेक्शन का काम करे, तो बच्चा का मार्किंग वहीं से कम जाता है, जिससे एग्जामिनर को या रिजेक्शन करने में, बच्चे को हटाने में, भगाने में मदद मिलता है। तो आपको समझ में आप लोग से नहीं छूटेगा। तो आपका अब ऑप्शन देखिए, इलेक्ट्रॉन की अधिक गतिज ऊर्जा है। नहीं भाई, गतिज ऊर्जा कैसे है? गतिज ऊर्जा तो दोनों का सेम है। अब कहता है प्रोटॉन में अधिक गतिज ऊर्जा है। नहीं, इलेक्ट्रॉन की चाल अधिक है। हाँ बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन का गति क्या होगा? आपका अधिक होगा, प्रोटॉन का चाल अधिक नहीं होगा। प्रोटॉन का चाल कम देता तो चलता। चलिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो देख रहे होंगे बेटा कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं और कहाँ कहाँ से कैसे कैसे हम क्वेश्चंस लाते होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। इसीलिए कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मेहनत किया जा रहा है। आप इस मेहनत को बेकार न जाने दीजिए, इस मेहनत को बेकार न जाने दीजिए, इससे पूरा फ़ायदा उठाइए, कहीं से कोई कसर मत छोड़ो। आप 1 घंटा और आधा घंटा हमारे लेक्चर को देखते होंगे, ये आधा घंटा और 1 घंटा का कंटेंट निकालने में और इतना कुछ सजा के, इतना कुछ जो यहाँ तक पहुँचाते हैं, उसमें काफ़ी मेहनत होता है। आप आधा घंटा आपके लिए लगता होगा ये कंटेंट को देखने के लिए। आपको अगर कह दिया जाए खोजने के लिए तो शायद विदिन ए वीक आप इतना कुछ नहीं खोज सकते हैं, ठीक है। और खोज भी लीजिएगा तो इतने अच्छा से डिलीवर करना, समझना, समझाना क्या है, तो ये सब चीज़ काफ़ी टफ हो जाएगा। आपके पास सिलेक्शन पावर इतना नहीं है कि मेरे तरह आप ढूंढ के निकाल सकते हैं, बता सकते हैं क्या है नहीं। खुद से निकाल भी लीजिएगा तो इतना अच्छा ढंग से आपको कहीं लिखा हुआ होगा, फिर भी आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं उसको, उतने अच्छे ढंग से नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि बुक में इधर उधर बहुत सारे एरर भी होते हैं। क्योंकि कोई बेहतर पब्लिकेशन का बुक तो इसमें आता नहीं है, कुछ आता है तो वो कॉपीराइट मारते रहता है। तो कॉपीराइट को नॉर्मल मशीन वाला भी कर लेता है। अब कॉपीराइट कहने का मतलब जेरॉक्स कर करके निकालते रहता है बुक वाला, सब पैसा कमाने के धुन में। तो वहाँ बहुत सारे एरर आपको, आप ऐसे भी पढ़ते होंगे, अच्छे अच्छे बुक का नाम दे बताएंगे या अच्छे पब्लिकेशन का बुक लेके भी, तो आंसर क्वेश्चन कुछ और आता है और आंसर देखिएगा हिंट में कुछ और दे देगा, आंसर कुछ और दे देगा, तो आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। तो इसमें बेटा काफ़ी मेहनत लगता है, तो इस मेहनत को बेकार नहीं जाने देना है। आप इसको 110% कवर कीजिए, इससे गेन कीजिए, आपके लिए दिया जा रहा है। अब कहता है कि द्रव्यमान आपका कितना दिया हुआ है, तो 20 किलोग्राम दिया हुआ है। एक पिंड 2 मीटर दूरी दिया हुआ है, ऊंचाई से गिराया जाता है, 2 मीटर से किसी वस्तु को गिराया जाता है, 2 मीटर से किसी वस्तु को गिराया जाता है, जिसका मास आपका कितना दिया हुआ है, 20 kg दिया हुआ है। यदि 8 मीटर पर सेकेंड, तब पृथ्वी पर टकराने से ठीक पहले, जब पृथ्वी पर यह टकराता है तो इस समय इसका अर्थ का सतह है, उस समय इसका वेलोसिटी आपका 8 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है, टकराने से पहले। तो पिंड का गतिज ऊर्जा क्या होगा वो आपको बताना है। तो बेटा गतिज ऊर्जा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो होता है, या ऊर्जा जो होगा जितना जाएगा आएगा वो कंजर्व होगा, तो ½ mv² जो होगा वो आपका mgh के बराबर हो जाता है। किसके बराबर हो जाता है? mgh। तो मास कितना दिया हुआ है 20, g ले लो 10 या ये ले लो 2, कितना हो जाएगा 400 जूल के बराबर हो जाएगा। कितना के बराबर? 400 जूल के बराबर। यानी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी का मान पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। जैसे हम आपको बताते हैं कि मान लो कि 5 किलो का कोई सब्सटेंस आपको हम देते हैं, तो 5 किलो का सब्सटेंस को ऊपर उठा के ले जाइएगा तो मास उसका 5 किलो हो गया। जब आप ऊपर ले जाइएगा तो उस वस्तु पर हमेशा जी लगता रहेगा जो नीचे की ओर लगेगा, तो आपको ऊपर ले जाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगा। तो आप जितना एनर्जी लूज कीजिएगा वो 5 किलो के सब्सटेंस को 20 मीटर ऊपर ले जाने में, वही पोटेंशियल एनर्जी उस 5 किलो के सब्सटेंस में कंजर्व हो जाएगा। और जैसे ही ऊपर से फेंकिएगा तो ज़्यादा एनर्जी है तो उसका काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, काइनेटिक पोटेंशियल के बराबर। तो कितना आ गया? तो 400 जूल आ गया है। ऑप्शन दिया हुआ ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ये भी आपका एक बहुत ही बेहतरीन टाइप का क्वेश्चन था जो इससे पहले नहीं करवाया गया था। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। ऐसे क्वेश्चन तो करवाए हैं, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए एक बार क्या करते हैं, वोल्ट मीटर का साइड रीडिंग आपको पता करने के लिए दिया है। कहता है परिपथ में वोल्ट मीटर, वोल्ट मापी का पठन होगा, यानी वोल्ट मीटर ये जो रीडिंग करेगा ये रीडिंग कितना करके देगा वही आपको बताना है। तो पहले तो इस पूरे सर्किट में इसमें करंट निकाल लीजिए। तो इसमें जब करंट निकालिएगा तो ओम्स का नियम लगा दिए, ओम्स लॉ का लगाइएगा। जैसे ही ओम का नियम
तो आपको पता चलेगा V बराबर आई आर, तो I बराबर क्या हो जाएगा V अपॉन R हो जाएगा। V आपको कितना दिया गया है भाई, तो 12 दिया गया है। R आपको कितना है, तो ये दोनों सीरीज में है, 100 प्लस 200 कितना हो जाएगा 12/300, 12/300। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3 चौक 12, आई कितना आ जाएगा 100, यानी 0.04 एम्पियर आपका क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। करंट कितना आ गया 0.04 एम्पियर आपका करंट आ गया। अब ये करंट इससे पास करेगा, तो करंट जब पास करेगा तो इसमें जो है, अब इस सर्किट का इसका चर्चा करेंगे, किसका, जो रेड वाला दिखाई दे रहा है इसका चर्चा करेंगे, जो लाल से घेरे। तो इसमें आप चलिएगा तो इसमें आपका करंट कितना आ गया, तो आई आ गया 0.04 एम्पियर, ठीक है। और इसमें रेसिस्टेंस कितना आ गया आपका, तो रेसिस्टेंस आ गया 100 ओम, ठीक है। तो यहाँ से हमको निकालना क्या है इसमें, तो इसमें हमको निकालना है V, तो V बराबर क्या हो जाएगा I गुने R हो जाएगा। I कितना दिया हुआ है 0.04 दिया हुआ है, R कितना दिया हुआ है, तो 100 दिया हुआ है। R कितना दिया हुआ है 100 दिया हुआ है, R कितना दिया हुआ है 100। तो इस दशमलव को उड़ाइएगा, नीचे क्या आ जाएगा 100, 100 से 100 कट गया, कितना बचा 4 वोल्ट बच गया, कितना बच गया 4 वोल्ट। दिस इज योर आंसर। ये भी आपका बहुत ही खूबसूरत और छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, उस राशि को चुनिए, यानी वह क्वांटिटी को चुनना है। आपको क्या कह रहा है कि उस राशि को चुनिए, आपको चुनने के लिए कह रहा है कि उस राशि को चुनिए जिसका परिमाण और दिशा, यानी जिसके पास मैग्नीट्यूड, वैसे क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और क्या हो, तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ जिसके पास डायरेक्शन भी हो। तो जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ होगा, इट मीन्स वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो विद्युत विभव वेक्टर क्वांटिटी होता है, नहीं होता है। विद्युत वाहक बल होगा, नहीं होगा। विद्युत ऊर्जा होगा, नहीं होगा। हाँ, स्थितिज विद्युत बल जो होगा वो आपका, स्थिर विद्युत बल जो होगा वो आपका क्या होगा, तो वेक्टर क्वांटिटी होगा। वो क्या होगा आपका, वेक्टर क्वांटिटी होगा, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होंगे और डायरेक्शन भी होगा। समझ में आया कि नहीं आया, आ रहा है ना समझ में। हम पहले बोले हैं कि सारे क्वेश्चंस आपको डिफर मिलेंगे, एक एक करके, एक ही चीज़ खाते खाते मन उब जाता है। मैंने सेट को देखा, आकलन किया कि बेटा ऐसा क्या है कि सब में अगर समान ही रह जाएगा तो कोई भी बच्चा सब पास करके 2-4-10 साल का सेट बना के निकल जाएगा। क्वेश्चन को वैरी कहाँ से करता है, क्वेश्चन में वेरिएशंस कहाँ से लाए जाते हैं, ताकि बच्चा वहाँ से रिजेक्ट हो सके, आसानी से बच्चा को निकाला जा सके। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसमें लाया गया है। नेक्स्ट, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, 5 एम्पियर, कितना एम्पियर, 5 एम्पियर धारा प्रवाहित एक तार 2T चुंबकीय प्रेरण के लंब रूप रखा गया। अब 5 एम्पियर यानी एक तार है जिसको 5 एम्पियर धारा उसे प्रवाहित हो रहा है। अब कहता है इसका 2T चुंबकीय प्रेरण के लंब रूप रखा गया है, तो तार पर प्रति सेंटीमीटर बल क्या होगा, प्रति सेंटीमीटर बल, यानी कहने का मतलब कि लेंथ आपको कितना दिया गया है 1 सेंटीमीटर, लंब रूप रखा गया, इट मीन्स थीटा का मान कितना दिया हुआ है 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। बी का मान कितना दिया हुआ है, बी का मान आपका 2 दिया हुआ है। करेंट कितना दिया है, तो 1 एम्पेयर दिया हुआ। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ये भी क्वेश्चंस आप पहली बार देख रहे होंगे, इससे पहले आपको ऐसा क्वेश्चंस कभी नहीं बताया गया है, तो आपको समझ में आ रहा होगा, ज़रा दिमाग लगा के बताइए। तो यहाँ पर फोर्स जो होगा उसका एक फॉर्मूला होता है IBL साइन थीटा। F बराबर क्या होता है, IBL साइन थीटा। F बराबर IBL साइन थीटा के बराबर होता है। क्या होता है, F बराबर IBL। तो I आपका करंट है, कितना दिया हुआ है 5, B कितना दिया हुआ है 2, L कितना दिया हुआ है 1, और साइन कितना दिया हुआ है, कितना डिग्री, तो 90 डिग्री। आपका L सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में चेंज कर लीजिए तो 100 आ गया, यही तो लगेगा। अब इसको काटिए, 5 दूनी 10, 10 ताही के 100, साइन 90 डिग्री 1/10 यानी 0.1 न्यूटन, 0.1 न्यूटन। ये भी आपको पहली बार ऐसा क्वेश्चन करवाया गया है, इससे पहले ऐसा क्वेश्चन आपको हमने नहीं करवाया है। तो कभी कभी बेसिक जो आपका वेक्टर फॉर्म होता है इक्वेशन का, उससे भी क्वेश्चन डालता है, उसी का डाटा आपको क्वेश्चन में दे देगा। और ये फार्मूला आपको 10th वाला बच्चा तो श्योर है कि नहीं पढ़ा होगा। जो बच्चा 11th और 12 में होंगे वो 11-12 वाले ये फार्मूला पढ़ोगे फोर्स का, कि आपका तार पर प्रति सेंटीमीटर बल क्या लगेगा, तो प्रति सेंटीमीटर बल आपका 0.1
न्यूटन के बराबर लगेगा। समझ में आया कि नहीं आया? ऑब्वियसली समझ में आ गया होगा। तो ये भी आपका एक खूबसूरत सा क्वेश्चन था जो क्वेश्चन आपको बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन से नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया से गुजरेगा? यानी न्यूक्लियर डिकम्पोजिशन होगा। किसमें न्यूक्लियर डिकम्पोजिशन होगा वही आपको बताना है। यानी किसका नाभिक डिकम्पोज करता है, किसके नाभिक जो है वो आपको किसका न्यूक्लियस इसमें टूटने का काम करता है, न्यूक्लियर रिएक्शन इन चारों में किसके साथ होता है वही आपको बताना है। तो चारों में न्यूक्लियर रिएक्शन किसके साथ होगा? तो कई एक बार बताए हैं। तो चारों में न्यूक्लियर रिएक्शन बेटा किसके साथ होगा? तो यूरेनियम के साथ होगा। किसके साथ होगा? यूरेनियम के साथ आपको न्यूक्लियर रिएक्शन आपको होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सूर्य की ऊर्जा इससे आती है, यानी किससे आती है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सूर्य जो इतना एनर्जी हमको देता है, जो नेचुरल सोर्स मानते हैं सूर्य का, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे से जो भी एनर्जी हम लेते हैं वो आपको सूर्य से ही लिया जाता है। जितना भी एनर्जी आपको गेन किया जाता है, चाहे वो इनडायरेक्ट वे में लीजिए या डायरेक्ट वे में। डायरेक्ट आप सूर्य के नज़दीक खड़ा होकर लीजिए तब भी आपको सोलर एनर्जी यानी सूर्य का ही एनर्जी ले रहे हैं, जिसको विटामिन डी हम लोग बोलते हैं। ई भी हमको वहाँ से प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, आप जो खाना पीना खाते हैं, जो कुछ भी प्राप्त करते हैं, उसमें भी किसका एनर्जी होता है? सूर्य का है। क्योंकि पौधा जब खाना बनाता है तो वहाँ पर सूर्य की उपस्थिति उसको चाहिए, तो वही चीज़ खाते हैं तो वहाँ से हम एनर्जी लेते हैं। चाहे किसी भी फॉर्म से आप एनर्जी को गेन कीजिएगा तो वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपका सूर्य का ही एनर्जी होता है। तो कहता है कि सूर्य में एनर्जी आता कहाँ से है? तो बेटा उसमें रिएक्शन होता है, सूर्य के न्यूक्लियस में रिएक्शन होता है। कि सूर्य के न्यूक्लियस में रिएक्शन क्या होगा? हाइड्रोजन आपका सूर्य के न्यूक्लियस में पाया जाता है। ये हाइड्रोजन क्या करता है, यहाँ से डिसोसिएट करता है H+ में। H+ में जब डिसोसिएट करेगा तो ये आपको हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है, और कन्वर्ट होने के बाद यहाँ हाई अमाउंट में बहुत अधिक मात्रा में यहाँ से क्या निकलता है? बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ से एनर्जी बाहर निकलता है, और वही एनर्जी हमको मिलता है। तो सूर्य के न्यूक्लियस में हाइड्रोजन डिकम्पोज करके किस में चेंज कर जाता है? आपको हीलियम में चेंज कर जाता है। ये रिएक्शन होने के दौरान, ये जो रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन को होने के दौरान वहाँ से हाई अमाउंट में एनर्जी निकलता है, और वही एनर्जी आपका सोलर एनर्जी कहलाता है, जो सूर्य से हम लोग क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। जो सूर्य से हम लोग प्राप्त करते हैं। तो ये भी आपका बहुत ही अच्छा था। नाभिकीय विखंडन के द्वारा नहीं, नाभिकीय विखंडन होगा हीलियम के में बदलने के द्वारा, हाइड्रोजन के हीलियम में बदलने से, बिल्कुल सही चीज़ है। और रेडियो सक्रियता के द्वारा, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। ये भी ऑप्शन आपका क्या होगा? नहीं होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, नंगी आंख। नंगी आंख मतलब ऐसा आंख जिस पर चश्मा नहीं लगा हुआ हो, खुला हुआ आंख जो सिंपल होता है। ठीक है, जैसे कहता है कि नंगी आंख से कितने ग्रह देखे जा सकते हैं। बेटा ग्रह जो होता है वो आपको पता था, पहले 7 गो था, हम ग्रह का कहानी बता चुके हैं। कितना क्वेश्चन आपको करवाए हैं कि सूर्य के नज़दीक कौन सा ग्रह है, ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर पर कौन है, तीसरा नंबर पर कौन है, सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है, ठीक है, किस किस जगह पर। ऐसा भी क्वेश्चन करवाए हैं कि कहाँ जीवन संभव है, कहाँ जीवन संभव नहीं है, मंगल ग्रह पर क्यों जीवन संभव नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ऐसे हम करवा चुके हैं, लेकिन पहली बार आपके सामने ये क्वेश्चन हम रखे हैं कि अपने नंगी आंखों से, यानी आप अगर चाहे तो अपने आंख से कितने ग्रह को देख सकते हैं। सब ग्रह को हम अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं। अब कौन सब ग्रह देख सकते हैं, कौन सब नहीं देख सकते हैं, इसका तो विश्लेषण हम यहाँ नहीं करेंगे, इसका चर्चा हम नहीं करेंगे। आगे किसी लेक्चर में आएंगे तो वहाँ हम इसका भी चर्चा कर देंगे। आपको अगर न समझ में आएगा तो आप कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कॉमेंट आ गया तो यहाँ आने से पहले हम एक बार कॉमेंट को रीड करते हैं, वहाँ अगर देख लेंगे तो आते ही किसी क्वेश्चन में या बाइली कॉन्सेप्ट लेके हम उसका चर्चा जरूर करेंगे। तो नंगी आंखों से कितने ग्रह को देख सकते हैं, तो हम लोग बेटा अपने नंगी आंखों से 3 ग्रह को देख सकते हैं। 3 ऐसे प्लैनेट्स हैं जिसको हम लोग अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं। अदरवाइज जो प्लैनेट आपको दिखाई देते हैं उसको हम लोग अपने खुले आंखों और नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। ये दिमाग में रखना है। ये भी आपका बिल्कुल अलग क्वेश्चन था। अब कहता है निम्नलिखित में
महत्तम खगोलीय इकाई, यानी आपका महत्तम खगोलीय इकाई कहने का मतलब जो आपका खगोलीय इकाई है, यानी खगोलीय तंत्र में जो खगोलीय घटनाएं घटती है, जो खगोलीय प्रोसेस होते हैं, एस्ट्रोनॉट्स या आपके यूनिवर्स में जितने भी हेवनली बॉडीज है उसमें बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं। तो उस प्रोसेस में बहुत सारी घटनाएं जो घटती है उसमें जो फिजिकल क्वांटिटी यूज किए जाते हैं, उन सारे क्वांटिटी का यूनिट क्या होता है वही आपको बताना है। उन सारे फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट क्या होता है, उसका जो इकाई होगा वो आपको बताना है। तो प्रकाश वर्ष किलोमीटर नहीं होगा, पार्सेक होगा। क्या होगा? पार्सेक होगा। ये आपका कौन सा यूनिट होता है? 1 पार्सेक बराबर 3.1 इंटू 10 पे पावर 16 मीटर के बराबर होता है। 1 पार्सेक बराबर 3.1 इंटू 10 पे पावर 16 मीटर के बराबर होता है। कितना के बराबर होता है कि 1 पार्सेक जो होगा वो आपको 3.1 गुने 10 पे पावर 16 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है नेक्स्ट कि सूर्य का अपना एक अक्ष होता है, सूर्य का भी अपना एक एक्सिस होता है जिस एक्सिस के लॉन्ग वो चक्कर लगाता है। ठीक है, बिल्कुल सही चीज़ है। कहता है जिस पर लगभग वह इस काल में घूर्णन करता है। तो सूर्य अपने अक्ष पर एक कंप्लीट चक्कर लगाएगा। सूर्य जो अपने एक्सिस पर एक बार कंप्लीट चक्कर लगा लेता है, तो जैसे ही सूर्य अपने एक्सिस पर एक बार कंप्लीट चक्कर लगाएगा तो उसका जो टाइम पीरियड होगा जितना भी वो कंप्लीट करेगा वो आपका 26 दिन का होगा। कितना दिन का होगा? 26 दिन में सूर्य अपने एक्सिस पर कंप्लीट एक चक्कर लगा लेता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमने बोला था कि लास्ट में आपको एक क्वेश्चंस ऐसे जरूर डाले जाते हैं, एक दो क्वेश्चंस जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, रिजेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रत्येक सेट में एक दो ऐसा क्वेश्चन डाल दिया जाता है जिसको सॉल्व करना आपके लिए, आपके लेवल के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। और अंत समय में आप नाखुश होकर वहाँ से लौटते हैं और जितना खुशी था वो सारा गम में बदल जाता है। ठीक है, तो अंत भला तो सब भला। तो लास्ट क्वेश्चन आपको कोशिश करना चाहिए, शुरू में जो भी हुआ जैसे हुआ अंत में अच्छा रहेगा। तो कम से कम इतना तो सदमा न लगेगा कि जब रिजल्ट आएगा तब तक एहसास नहीं होगा, तब तक कष्ट आपको नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर अंत में गलत चला जाता है कुछ तो आपको ये फीलिंग होने लगता है, हमेशा अफसोस रहता है। अच्छा रिजल्ट आ जाए वो भली अच्छी बात है, लेकिन नहीं जब तक रिजल्ट आएगा तब तक दिमाग में ये चीज़ घूमते रहता है। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, आप बना के देखिए फिर हम इसको दिखाते हैं। कहता है 0 डिग्री सेल्सियस पर 5 ग्राम बर्फ 45 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कहता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर 5 ग्राम बर्फ है और 45 डिग्री सेल्सियस पर 20 ग्राम जल को मिलाया जाता है। यानी आपको बर्फ आपको दिया गया है, बर्फ जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर 5 ग्राम अमाउंट में बर्फ दिया गया है और 45 डिग्री सेल्सियस पर 20 ग्राम पानी को लिया गया है और पानी और बर्फ को आपस में मिला दिया जाता है। तो पूछ रहा है कि तापमान मिश्रण का क्या होगा। यानी बर्फ 5 ग्राम, पानी 20 ग्राम, बर्फ 5 ग्राम, पानी 20 ग्राम। पानी का टेम्परेचर आपका 45 डिग्री सेल्सियस है और बर्फ का टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। दोनों का आपस में मिला दिया जाएगा। तब आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? तो पूछा ये जा रहा है कि दोनों को मिलाने के बाद मिश्रण का तापमान क्या होगा। तो हम पहले मान लेते हैं कि इसका जो मिश्रण होगा वो मिश्रण का तापमान मान लेते हैं कि थीटा डिग्री सेल्सियस होगा। मिश्रण का तापमान क्या होगा? थीटा डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, मान लिए कि मिश्रण का तापमान कितना हो गया? थीटा डिग्री सेल्सियस हो गया। अब इस क्वेश्चन को आप बनाइए, क्या होगा? तो इसमें क्या होगा? पानी के द्वारा दी गई उष्मा, पानी के द्वारा, ध्यान से देखिएगा, पानी के द्वारा दी गई उष्मा। ठीक है, पानी जो इसको उष्मा देगा वो कितना उष्मा देगा सो आपको बताना है। और उसके बाद जो बर्फ आपको उष्मा गेन करेगा, उष्मा क्या करेगा? गेन करेगा। और बर्फ के द्वारा दी गई उष्मा, बर्फ के द्वारा पानी उष्मा देगा क्योंकि टेम्परेचर क्या होता है? हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर फ्लो होता है। यानी तापमान का फ्लो उच्च से निम्न की ओर होता है कोई भी चीज़ का। ठीक है, तापमान का फ्लो उच्च से निम्न की होगा। इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है। ऐसे कोई भी सब्सटेंस है, जैसे मान लो कोई चीज़ कहीं रखा हुआ है तो ऊपर से किसी सब्सटेंस को नीचे लाना है तो कुछ नहीं, खोल दीजिए, बात खत्म। सब चीज़ ग्रेविटेशन के कारण क्या हो जाएगा? जी के कारण नीचे आ जाएगा। एक बाल्टी में पूरा पानी भर
भर दो एक बाल्टी में, आधा भर दो नीचे वाले बॉटम से जोड़ दो, तो हाइयर लेवल टू लोअर लेवल फ्लो होगा। ये सब नेचुरल प्रॉपर्टी है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो पानी के द्वारा दी गई ऊष्मा बराबर बर्फ के द्वारा ली गई ऊष्मा, क्योंकि ऊष्मा आपका क्या होता है, जो हीट है आपका एनर्जी है, और एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा का न ही उत्सर्जन होता है न ही विनाश होता है। इट मीन्स ऊर्जा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलता है। तो 45 डिग्री सेल्सियस पर जैसे एक बोतल आपको हम 50 डिग्री, आपको बहुत ज़्यादा गर्म पानी कोई कर देता है, तो उसको तुरंत ठंडा करने के लिए क्या करते हैं, उसमें ठंडा पानी मिला देते हैं। मिलाते हैं नहीं मिलाते हैं? बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है, बहुत ज़्यादा ठंडा है, फ्रिज में डाल दिए, गर्मी का समय है, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है, उसको तुरंत टेम्परेचर को क्या करना है, बढ़ाना है। तो क्या करेंगे, नॉर्मल वाटर ज़्यादा अमाउंट में मिला देंगे, तो टेम्परेचर बढ़ घट जाता है। तो बढ़ता कौन है, टेम्परेचर। टेम्परेचर हाइयर, तो जो ज़्यादा टेम्परेचर वाला होगा वो टेम्परेचर देगा, और जो कम टेम्परेचर वाला होगा वो टेम्परेचर को लेगा। तो यहाँ पानी द्वारा दी गई ऊर्जा बराबर बर्फ के द्वारा ली गई ऊर्जा, बर्फ के द्वारा ली गई ऊष्मा, ली गई ऊष्मा। यानी क्या, जो ऊष्मा आपको पानी देगा वही ऊष्मा बर्फ आपको गर्म करेगा। ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएगा। किसके, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के सिद्धांत से, यानी ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत से ये आपका बराबर हो जाएगा। अब कौन कितना एनर्जी देगा, वो एनर्जी तो आपको निकालना होगा। तो पानी कितना देगा, तो पानी आपका कितना है 20 लीटर, तब 20 गुने 1 और गुने कितना 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री या माइनस थीटा ये घटाएगा। ठीक है, अब 20 लीटर आपको क्या दिया गया था, तो 20 लीटर आपको पानी था। अब आपका कहता है कि बर्फ जो गेन करेगा, तो बर्फ कितना ग्राम दिया हुआ है, तो 5 ग्राम दिया हुआ है। तो बर्फ आपको 5 ग्राम है, तो 5 गुने कितना 80, 20 ये था, 5 गुने 80 ये हो जाएगा, और प्लस 5 गुने 80 ये, यानी वो जो मात्रा था सो यहाँ पर 5 ग्राम दिया गया है, वो आपको कितना 20 ग्राम था। तो 20 ग्राम का निकालिए, 20 गुने 1 45 गुने थीटा इतना आ गया इसका, और इसका 5 गुने इतना आ गया। उसके बाद जो बर्फ इसमें डाला गया है वो बर्फ कितना डाला गया है, तो 5 गुने 1 और इसका मान कितना है 5 गुने 1 आप प्लस कितना थीटा डिग्री, कितना डिग्री थीटा डिग्री, 5 गुने 1 प्लस की गुना 5 गुने 1 गुने यहाँ थीटा था इसका, तो यहाँ पर क्या डाल देंगे हम लोग, थीटा डाल देंगे, गुना थीटा डाल देंगे। अब इसको क्या कीजिए, सिंपल वे से सॉल्व कर दीजिए। जैसे ही सॉल्व कीजिएगा 20 को 45 से कीजिएगा 0, ये आपका 900 आ जाएगा। अब माइनस कितना हो जाएगा 900 और माइनस 20 डिग्री सेल्सियस, 900 डिग्री सेल्सियस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस, ये आ जाएगा 20 थीटा सेल्सियस ना, 20 थीटा सेल्सियस के बराबर ये आ जाएगा। अब इसके बाद इसको थीटा इसको हटाओ, बाद में एक ही बार यूनिट डाल देंगे। ठीक है, अब इसको इससे गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 400 आप प्लस कितना हो जाएगा 5 थीटा हो गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। जैसे ही सॉल्व कीजिएगा हम इधर कर देते हैं, 900 में से 400 घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 500, और उधर 20 थीटा इधर है और 5 थीटा उधर है, ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा 25 थीटा हो जाएगा। तो थीटा बराबर कितना हो गया 500 बटा 25 हो गया। इसको काट दीजिए तो 25 दूनी 50 कितना हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। थीटा का मान कितना हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। तो आपको ये पता चल गया होगा कि आपका 5 ग्राम कितना ग्राम 5 ग्राम बर्फ जो 0 डिग्री सेल्सियस पर है उसको अगर कितना लीटर 20 ग्राम पानी जो 45 डिग्री सेल्सियस पर है, दोनों को आपस में मिला दीजिएगा तो मिलने के बाद जो बर्फ़ पानी का मिक्सचर आएगा, जो मिश्रण आएगा, उसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा तो 25 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। यह आपको समझ में आ गया होगा। और इस प्रकार एक बहुत ही खूबसूरत सा जो सेट था उसका अंत हुआ। इस सेट में आपको सारे के सारे क्वेश्चंस न्यू लिए गए थे। जो छोटा बड़ा सेट था, आगे भी जो सेट आपका आएगा वो बिल्कुल वैसा ही सेट आएगा जैसा हम दे रहे हैं। वो सेट तो हम आपको पहले बताए ही थे, कहीं दिक्कत नहीं है। उस टाइप का बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, आपको अभी भी बताते हैं। कहीं कोई एग्जामिनेशन पर्पस से कैसा पैटर्न होगा, किस ढंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा, परीक्षा में क्या करना चाहिए। तो मैं बेटा एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूं, आप लोग को बता दूं कि एग्जामिनेशन हॉल में जब हम जाएंगे तो बिल्कुल मेंटली फ्री होके जाएंगे और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को इतना रखेंगे कि आपको ये लगना चाहिए कि मैं टोटल का टोटल क्वेश्चन करके आ सकता हूँ। एक दो चीज़ हम आपको बताते हैं कि जैसे ही परीक्षा भवन में जाइएगा तो किसी एक क्वेश्चन, किसी एक टॉपिक या किसी एक पॉइंट पर कभी भी दिमाग को फोकस करके नहीं रखिएगा। एग्जामिनेशन हॉल में जाइए, बिल्कुल नॉर्मल मूड में जाइए, एकदम रिलैक्स होकर पहुँचिए।
आराम से जाइए, जो आपका सीट का पोजीशन है जो कुछ है वहाँ जाके आराम से बैठ जाइए। ठीक है, ट्रस्ट अपने टीचर पर होना चाहिए, ट्रस्ट अपने गुरु पर होना चाहिए, ये तो होना ही चाहिए। ऊपर वाले पर भी ट्रस्ट करना चाहिए, करना ही पड़ेगा। आज हो कल हो परसों हो, परिस्थिति समय ऐसा आएगा कि आपको करना ही पड़ेगा। तब जब परिस्थिति आए तब करेंगे, उससे पहले से प्रिपेयर होकर रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और वहाँ जाने के बाद जब आपको क्वेश्चन मिले या कुछ भी मिले तो एक चीज़ याद रखो, ऊपर वाले का नाम याद तो आते ही रहता है, लेकिन जिस सब्जेक्ट का क्वेश्चन मिलता है और जिस टीचर से आप पढ़े हैं, कहीं से भी पढ़े हैं, उस टीचर के तस्वीर को एक बार जरूर आत्मा में उतारिए और उनसे ये प्रार्थना कीजिए कि आपका पढ़ाया हुआ चीज़, आपने जो कुछ भी हमको दिया है उसका आज एक अहम क्षण है और उसका प्रैक्टिकल परीक्षा हमारे साथ होने जा रहा है। रिटेन हो कुछ ही हो तो वहाँ तो प्रैक्टिकल आप उपस्थित है, क्वेश्चन भी प्रैक्टिकल वे से है तो वो उपस्थित है। आज तक जो कुछ भी आपके द्वारा दिया गया होगा, आपके श्रद्धा भक्ति से जो भी हो, और हम जितना कोशिश किए हैं उसका परिणाम हमारा बेस्ट आना चाहिए। इसको अनुसरण करके आराम से बैठ जाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। एक बार जैसे हनुमान जी राम जी के तस्वीर को उतार दिए थे, आप भी अगर उस टीचर के तस्वीर को अपने ऊपर उतार दीजिएगा तो ऊपर वाला साक्षात देखेगा इस चीज़ को। और आप ये कोशिश आप कभी भी आजमा के देखिए इस चीज़ को, आपका सब एग्जाम बेस्ट जाएगा। लेकिन याद कीजिए, उनको याद कीजिए। क्यों नहीं याद कीजिएगा? क्योंकि सारा कुछ उन्हीं का किया हुआ है, तो आपको ये दिमाग में रखना होगा। ठीक है, वहाँ जाने के बाद जब क्वेश्चन मिले तो एकाएक और कंटिन्यू पहले कॉपी मिले तो आराम से एक एक करके कॉपी का जो एक एक कॉलम है उसको इत्मीनान से भरिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। कॉपी के आगे वाला पेज या इधर उधर कहीं ले लीजिए, जो आगे लिखने के लिए रहता है उसमें एक बार भर के देख लीजिए, कॉलम बाय कॉलम 1 नंबर क्या होगा, 2 नंबर क्या होगा। रफ करने के लिए साइड में आप लिखते हैं तो वहीं पर पेज पलट के आराम से पीछे लिख के देख लीजिए। जब पूरा चीज़ सही आ जाए तो ढंग से पूरे कॉपी को क्या करना है, भर देना है। क्वेश्चन जब मिले तो हड़बड़ा के कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि सब क्वेश्चन जल्दी पलट ले। आप सारे क्वेश्चन को पलट लीजिएगा तो 90 क्वेश्चंस में आपको 20 से 25 क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपका आता हुआ रहेगा। ठीक है, या मान लो 50 क्वेश्चन आपको बिल्कुल ये पता चलेगा कि आ रहा है, तो दिमाग आपका जो क्वेश्चन आ रहा है एग्जामिनेशन का समय है तो 50 का जवाब एक ही बार फेंकेगा मशीन से। एक ही बार आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसको लिख ले, इसको लिख ले, इसको लिख ले। उसमें ये होगा ना कि आप किसी और का आंसर लिख रहे होंगे, दिमाग किसी और, आप 25 नंबर का आंसर लिख रहे हैं, आप क्वेश्चन 90 पढ़ चुके हैं, आप 25 के आंसर को लिख रहे हैं, कॉपी पर लिखे 25, आप 90 तक क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, आपका दिमाग वहाँ 35 का फेंक देगा, 70 का फेंक देगा, 72 का फेंक देगा। तो लिखना कुछ और है, आंसर किसी और का लिखना है, लिखा कुछ और जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल इत्मीनान से क्वेश्चन पकड़िए, आराम से एक एक करके क्वेश्चन को बनाना शुरू कीजिए। फर्स्ट अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन बनता है उसको बनाते जाइए, जो नहीं बनता है उसको छोड़ दीजिए। पूरा जब बन जाएगा तो फिर जो नहीं बना सेकेंड अटेम्प्ट में उसको देखिए, थर्ड अटेम्प्ट में देखिए। तीनों अटेम्प्ट में देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। उसके बाद जब बन जाएगा तो जो बचेगा उसको अपने मन से टिक कर लीजिए, निगेटिव मार्किंग तो आपका है नहीं। लास्ट में एक बार रिवाइज कर लीजिए और इतना कुछ कीजिएगा, इस ढंग से आप एग्जामिनेशन दीजिएगा तो आपको ऑब्वियसली समझ में आएगा कि परीक्षा कैसा होना चाहिए। और याद रखिएगा, मैं जो बता दिया हूँ इस चीज़ को आप टुक कॉपी उतार के देखिए। आज से पहले जितना भी परीक्षा गया होगा उससे बेस्ट ही आपका ये एग्जामिनेशन जाएगा। ठीक है, अब आप लोग मन लगा के पढ़िएगा, हंसते मुस्कुराते रहना है। बिल्कुल क्या होगा बताओ, क्या होगा? इतना कुछ बकने से क्या होने वाला? कुछ होगा क्या? दो ही चीज़ हो सकता है, या तो फेल करेंगे नहीं तो पास करेंगे। हो सकता है फेल ही करेंगे, कुछ अच्छा लिखा होगा, ये नहीं होगा तो कुछ और होगा। इसके बाद भी तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ही ऑप्शन है, घबराने की बात नहीं है। बिल्कुल किसी चीज़ से नाखुश नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हंसते मुस्कुराते रहना है। उससे क्या होता है हमने आपको बता दिया है। ठीक है, इसको रिवाइज करना है, पढ़ते रहना है और इसी टाइप का ऐसा ही सेट आपको एग्जामिनेशन से पहले कंटिन्यू लाते रहेंगे। तो आप लोग इसको देखिए, लास्ट वाला अंत भला तो सब भला, तो लास्ट समय में छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो आप लोग का कॉन्फिडेंस लेवल लूज नहीं होना चाहिए, ये दिमाग में रखना है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।